हेलो, नमस्कार दोस्तों। प्रवासी मज़दूरों के सवाल पे जो हमने बातचीत शुरू किया था उसको जारी रखेंगे। उस बातचीत को आज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले आज की दो ख़ास बातें हैं जिसकी बात हम लोग पहले कर लें। आज दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लॉकडाउन 4 की आज घोषणा हो गई और आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है 20 लाख के जो आर्थिक पैकेज की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी उसको आज सिलसिलेवार 5वीं किस्त में डिटेल करके समझाया और उसको एक तरह से कंक्लूड किया है। तो सबसे पहले इन दोनों बातों पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली बात कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हुई, पूरे देश भर में लॉकडाउन 4 14 दिन के लिए लागू कर दिया गया है। अब स्थितियाँ ये है कि अलग अलग राज्यों में इस लॉकडाउन का असर आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार का लॉकडाउन जो है नए रंग रूप में होगा, तो थोड़ा सा बदला है। कोई रंग रूप के नाम पे कुछ इतना नहीं बदल गया, लेकिन इस बार लॉकडाउन को लागू करने के लिए जैसे जोन्स को डिसाइड करने का फ़ैसला है, कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स या बफर जोन्स, इनका फ़ैसला अब राज्य सरकारें खुद करेंगी। स्थानीय जिला प्रशासन राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके इनको डिसाइड करेगा, इनका फ़ैसला लेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए सरकार ने काफ़ी छूट दी है। तमाम तरह के शॉप्स खुल सकते हैं, लोग अपने कार्यालय खोल सकते हैं, कई तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। लेकिन ये फैसला भी राज्य सरकारों को लेना है कि किस तरह की गतिविधियां होंगी और उनको किस हद तक की छूट दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग तरीके से महसूस होगा। हवाई सेवाएँ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बंद रहेंगी। मेट्रोज़ नहीं खुलेंगे कहीं पे। मॉल्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, जिम फिर एक बार फिर अभी भी बंद रहेंगे वो। बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि रेस्टोरेंट्स चलाने वाले अगर अपना किचन चलाते हैं, फूड वो होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो उनको छूट दी जा सकती है। ऐसे ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को जो है इस बार खोला जाएगा, उनको माने खोला जा सकता है। राज्य सरकारों को देखना होगा इसके लिए। और उसमें ख़ास बात ये रहेगी, दर्शकों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक आयोजनों पे, सामाजिक कार्यक्रमों पे, राजनीतिक कार्यक्रमों पे लगातार रोक लगी रहेगी। धार्मिक केंद्र, मंदिर और गुरुद्वारे ये बंद रहेंगे और कुछ छोटे छोटे शादियों और बाकी दूसरे कार्यक्रमों के लिए कुछ परमिशन के साथ लोग कर पाएंगे। लिमिटेड लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ शादियों को लोग कर पाएंगे। लेकिन एक तरह से हम देखें तो काफ़ी हद तक काम धंधे के लिए रास्ता खोला गया है। काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और इन घोषणाओं से ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन पूरी तौर पे खुल गया है या बड़ी आज़ादी हो गई, लेकिन लॉकडाउन के खुलने को आप महसूस कर पाएंगे। ख़ासतौर पे उन राज्यों में जहाँ पे संक्रमण की रफ्तार थोड़ी ढीली है, जहाँ राज्य सरकारें थोड़ी तैयार थीं, वहाँ आपको लॉकडाउन को महसूस करेंगे। लॉकडाउन से बाहर निकलने के अनुभव से आप गुजरेंगे, अच्छा लगेगा और शायद आप लॉकडाउन से और बेहतर ढंग से निकलने के लिए तैयार हो पाएंगे। महाराष्ट्र या बाकी राज्यों में जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, हो सकता है कि ये छूट इतनी ज़्यादा न हो, फिर भी काफ़ी हद तक कुछ हलचल करने को मिलेगा। जैसे कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक लोगों को आने जाने की छूट रहेगी। हालांकि रात को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और दिन में आने जाने के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सिर्फ यह है कि 65 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं और 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको पूरी तौर पे मनाही है। जो बीमार हैं, दूसरे बीमारों से ग्रसित लोग हैं, उनको बाहर जाने से बचना चाहिए इस पीरियड में। तो कमोबेश जो पहले कुछ जो शर्तें थीं उन्हीं शर्तों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन काफ़ी छूट दी गई है। काफ़ी संभावनाएं हैं कि हम उसको फ़ील कर पाएंगे। हमको जीवन में फ़ील करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन ने हम सबके मन का जो लॉकडाउन बना रखा है उससे निकलना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो चौथे चरण का लॉकडाउन है वो हमें तैयार करने में, थोड़ा सा मन को बेहतर करने में मदद करेगा। और एक बात और लगता है कि केंद्र सरकार अब लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए योजना बना रही है। वो चाहती है कि लॉकडाउन से हम तेज़ी से निकल पाएँ, लेकिन जो आज के हालात थे, अभी भी संक्रमण की रफ्तार काफ़ी है। 90,000 के ऊपर केसेस हैं। कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, बनी हुई है। तो शायद सरकार के सामने मजबूरियां रही होंगी कि वो उस तरह से ढील नहीं दे पाई है।
लेकिन हम यकीन करें या फिर हमें इस बात का विश्वास है कि लगभग आने वाले 14 दिनों के बाद इन राज्यों में जब संक्रमण की रफ्तार कम होगी तो लॉकडाउन में और ज़्यादा छूट मिलेगी, गतिविधियाँ और तेज़ होंगी और हम सब लोग थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे, ज़िंदगी अपनी रफ्तार पकड़ेगी या फिर हम कह लें कि ज़िंदगी में हम चलना शुरू कर देंगे। इसी विश्वास के साथ ये बात ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आर्थिक पैकेज की। तो 12 मई को मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसको वित्त मंत्री ने जो है सिलसिलेवार 5 दिन लगातार लोगों को समझाया, उसके बारे में डिटेल में बताया। आज उसको कंक्लूड किया उन्होंने। और सबसे ख़ास बात है कि मैं थोड़ा सा इस पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये आर्थिक पैकेज, मैं पहले इसको राहत पैकेज के रूप में देखता था। आर्थिक राहत पैकेज, अगर राहत पैकेज होती तो थोड़ी सी तस्वीर अलग होती। राहत पैकेज का मतलब था कि भाई राहत आखिर किसको, राहत उन लोगों को जिनको दिक्कत हुई है, जिनको परेशानी हुई है, जो बीमार हुए हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जो घर द्वार छोड़ करके सड़क पे निकल गए हैं, जिनका भविष्य अधर में है, उनको राहत देने की बात थी। तो अगर कुछ होता तो राहत पैकेज बोला जाता। लेकिन बेसिकली अब जिस तरह की बात आ रही है कि ये आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक पैकेज है, तो अगर इस टाइटल के साथ चलें तो ठीक है, ये पैकेज कंप्लीट है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह का पैकेज हम बाद में भी बना सकते थे। आज ज़रूरत थी कि हम सीधे टारगेट करने वाले आर्थिक पैकेज बनाते, वो आर्थिक पैकेज जो राहत देती। हालांकि इस आर्थिक पैकेज में पहले भी सरकार 1,92,000 करोड़ का पैकेज दे चुकी है किसानों को, मज़दूरों को, जनधन योजना वाले लोगों को, महिलाओं को। तो उसमें लोगों तक राहत पहुंची है निश्चित रूप से। कितना पहुंची है वो मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो राहत था, वो राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा है। शहरी जो शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि 2 महीना तक उनको राशन देंगे फ्री ऑफ कास्ट। और उसके लिए सरकार उसको राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी, लेकिन केंद्र सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह घोषणा चलिए देर से सही, लेकिन ठीक है। तो लेकिन सवाल है कि जो प्रवासी मज़दूर हैं, अगर शहर में रुकते हैं और गांव नहीं लौटते हैं, तो बेसिकली उनकी मन की हालत बहुत ठीक ठाक नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इस राशन की जो छूट है उसके साथ साथ थोड़ा सा उनको और सहयोग मिलना चाहिए था। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने पैकेज में बताया है कि 11,000 करोड़ राज्य सरकारों को दिए गए हैं प्रवासी मज़दूरों को जो गांव लौटे हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो राज्य सरकारें उस मद में से उन लोगों को जो प्रवासी मज़दूर दूसरे शहरों में हैं उनको 1,000-2,000 का एक मंथली पैकेज भेज सकती हैं। उनको करना चाहिए ताकि प्रवासी मज़दूरों को शहर में रुकने में मदद मिले। आज उसकी ज़रूरत थी। और मैं इसको मानवीय स्तर पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहत पैकेज का बेसिक आधार ही मानवीय है। और अगर उसके प्रावधान नहीं हो पाए हैं तो सरकार को शायद उसको थोड़ा एक बार फिर से सोचना चाहिए, ताकि गरीब मजदूर अगर मुंबई शहर में, दिल्ली में या दूसरे शहरों में रुकते हैं तो समाज के लिए बड़ा हेल्प होगा। क्योंकि अभी हमने पिछली कड़ी में आपसे बात किया था कि उनको परसू करना है कि वो गाँव भागे नहीं, रुके। आर्थिक गतिविधियाँ आगे शुरू होंगी तो उनको गतिविधियों का इंतजार करने में मदद मिलेगी, मन से वो तैयार हो पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये प्रावधान किया जाना चाहिए था। और इस आर्थिक पैकेज की प्रक्रिया में एक दूसरी बात जो है, जो ठीक है, वो है कि जो रेहड़ी पटरी पे धंधा करने वाले लोग थे, जो घर में काम करने वाली औरतें थीं, उनके लिए 10,000 रुपये के कर्ज का एक प्रावधान किया गया है। उसके लगभग 50 लाख लोगों को इससे मदद मिलेगी। मैं चाहता तो ये था कि भाई अगर उनको मदद मिलती तो मदद पूरी तौर पर मिलती, उनको कर्ज न दिया जाता, 10,000 रुपये दिया जाता। लेकिन चलिए कर्ज ही सही। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि तमाम सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार हैं, जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, या जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, धंधा करने वाले छोटे छोटे लोग थे, वो भी मज़दूरों के साथ लौट रहे हैं। तो पहले तो हमें उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो यहाँ रहें, यहाँ रहेंगे तभी उनको इसकी मदद मिल पाएगी, ये कर्ज ले पाएंगे। और जो राशन की बात है, उनके लिए भी राशन अगर उपलब्ध है और इस पैकेज के साथ अगर वो लोग ज़िंदगी शुरू करना चाहेंगे तो शायद जीवन में आसान होगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कर्ज के बजाय अगर ये उन लोगों को दिया गया होता तो काफ़ी बड़ी मदद मिलती और वो लोग शायद खड़ा हो पाते। क्योंकि अभी भी छोटे काम धंधे करने वाले लोगों को महीना 2 महीना का इंतजार करना पड़ सकता है। महिलाओं के लिए बिल्कुल उनके पास काम नहीं है। 10,000 रुपये से उनकी ज़िंदगी की दूसरी आवश्यकताएं शायद चल पाती। तो
मेरा मानना है कि इस पैकेज को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए था। फिर भी अगर कर्ज है तो कर्ज ही सही, लेकिन ये कर्ज जल्दी मिल पाए, लोगों को मिल पाए और उसकी गति तेज़ हो, तो उसके लिए पहली शर्त तो है कि वो रुके और उस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। मालूम पड़ा कि वो लोग, उनको पैसा लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसको ठीक से लोगों तक पहुंचाया जाए। दूसरा एक बड़ा सवाल जो इस आर्थिक पैकेज में जो बड़ी दिक्कत आई, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या जो है वो शहरी मध्यवर्ग की है, जिसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। शहरी मध्यवर्ग में हो सकता है उच्च मध्यवर्ग और मिडिल क्लास की हम बात ना करें, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया। उसको हम पूरी लिस्ट में हमें कहीं नहीं दिखा कि हमने कोई प्रोविज़न बनाया हो। बड़ी संख्या में, मैं बम्बई शहर में रहता हूँ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 12,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं। वो उन संस्थाओं में काम करते हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो जिनका फ़ंड और पीएफ और ईएसआई क्या बोलते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनके प्रोविज़न्स कंपनियों ने नहीं किए हैं। उनको में से काफ़ी लोगों को कंपनियों ने निकाल दिया होगा और सरकार उसको जान भी नहीं पाएगी किन की नौकरी चली गई है। ऐसे तमाम बहुत बड़ी संख्या में लोग, ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मज़दूरों की तरह नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो प्रवासी मज़दूरों की तरह गाँव नहीं लौट पाएंगे। उनमें बड़ी संख्या में लोग हैं जो शहर में ही रहेंगे। इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, इनके सामने ज़िंदगी की ढेर सारी चुनौतियाँ हैं। इनके लिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए और इनका डाटा बनाया जा सकता है। ख़ासतौर पे जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, उस डाटा के भरोसे हम इनको अगर कोई ऐसा आर्थिक पैकेज दे पाएँ जो मिनिमम, जो मंथली पैकेज 2 महीने 3 महीने का 5,000 4,000 का, तो अगर पैकेज देंगे तो शायद मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत होगी। क्योंकि एक बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी है। ये वो लोग हैं जो अभी तो घर में बैठे हैं, उधार लेकर के घर चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और उनके पास काम नहीं होगा तो इनके लिए दिक्कतें बहुत बड़ी होंगी। ये एक भावनात्मक सवाल है लोगों के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ा भावनात्मक सवाल है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो मेरा मानना है कि ये प्रावधान कहीं नहीं दिखा मुझे, और अगर है तो शायद मुझसे गलती हो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस तबके के बारे में सोचिए। बहुत बड़ा तबका है और ये बिल्कुल नेगलेक्टेड है, मिडिल क्लास का, जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, और इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। ये बच्चे हैं जो अभी हाल में पढ़ लिख कर आए हैं, छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खड़ी कर रहे थे, और अगर मदद मिलेगी तो इनको इस शहर में जो है, इस शहर को शेप करने में कल बड़ी भूमिका अदा करेंगे। बाकी ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मानना है कि राहत पैकेज को सरकार थोड़ा सा और डिटेल करे, कुछ और लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। आज काफ़ी लोग परेशान हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी देश की जो बाकी योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास करेंगे, उसकी योजनाओं पे काम करने में वो अलग बहस है, कैसे करेंगे वो नीतिगत फैसले हैं। लेकिन मैं आप तमाम सारे लोगों के माध्यम से सरकार के साथ सिर्फ मानवीय रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करेंगे जो कहीं छूट गए हैं, फिर हमें कहीं गलती का एहसास ना हो कि हमसे बड़ी गलती हो गई। तो इस बात पर बस मैं अपने को यहीं विराम देता हूँ। इसके अलावा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने उस बात पे जो हम लोग कल कर रहे थे। अपनी पिछली कड़ी में हमने बात किया था मज़दूरों के, प्रवासी मज़दूरों की। तो पहले आपको बता दें कि प्रवासी मज़दूर अब भी सड़क पे हैं। आज भी दिन भर बहुत सारी खबरें आईं, कहीं मज़दूरों पे लाठीचार्ज हुआ, कहीं मज़दूरों ने जो है बैरिकेटिंग पुलिस की तोड़ दी, वो सड़क छोड़ के खेतों में भागते नज़र आए। तो एक बड़ी संवेदनहीन तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। मेरा मानना है कि सरकारें अभी भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं हैं, इस बात को लेकर चेत नहीं रही हैं कि ये प्रवासी मज़दूर बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत परेशानी में आ रहे होंगे। इनके लिए सरकारों को ठीक से प्रावधान करना चाहिए। सरकारें, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जो है तमाम राज्य सरकारों को बोला है कि प्रवासी मज़दूर जहाँ भी हों उनको वहीं रोका जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए और फिर उनको बसों के माध्यम से उनके घर तक भेजा जाए। तो उसके लिए राज्य सरकारों को ठीक से प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकारों के साथ एक बड़ी दिक्कत आ रही कि जो सुनने में बात आ रही है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बोल रखा है कि ये जिम्मेदारी आपकी है। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लेकर न सिर्फ गंभीर नहीं है और सिर्फ वो अपना काम निपटा रहे हैं। तो राज्य सरकारों को उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मानवीय सवाल है। और अगर अब ये तस्वीरें ख़त्म होनी चाहिए, ये मज़दूर अपने घर पहुँच जाएँ, पहली चीज़। बाकी जो मज़दूर हैं बड़े शहरों में फंसे हैं, बम्बई या बाकी दूसरे शहरों में, अगर ये अपने घर अच्छे से पहुंच जाएंगे तभी हम इनसे परसू कर सकते हैं। और फिर वही अगली बात कि मज़दूरों के साथ हम परसू करें, इन मज़दूरों से हम बात करें कि अभी भी हम उनको आगे जो है ज़िंदगी के रास्ते खोलने वाले हैं। ज़िंदगी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और उनके लिए जो हमने राशन देने की बात की है, कुछ सपोर्ट सिस्टम उनको देने की हम बात करके उनको रोक सकते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं
हेल्थ एक बड़ा इशू है, इसको लेकर के उनको हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि वो लौटेंगे तो बम्बई शहर, दिल्ली शहर या इन तमाम बड़े महानगरों में उनकी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। और इसके भरोसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर्स को मैं अभी भी फिर बोलता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर से मज़दूरों से बात करनी चाहिए, प्रवासी मज़दूरों से, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। मोदी जी पे लोग यकीन करते हैं, मोदी जी की वाणी में वो आकर्षण है, वो अपनी बात कह सकते हैं। अगर वो समझाएंगे तो ये एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ी समस्या जो उन राज्यों में जहाँ प्रवासी मज़दूर पहुँचने हैं वाले हैं, उन राज्यों में जो बड़ी त्रासदी होने वाली है वो बच जाएगी और इसका श्रेय मिलेगा सरकार को, केंद्र सरकार को। ये मानवीय स्तर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि शायद प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील ज़रूर होंगे कि जो पिछले 60 दिनों से एक बार भी मज़दूरों से बात नहीं की, एक बात ज़रूर करेंगे और अगर वो बात करेंगे तो बात कहीं न कहीं पहुँचेगी। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी के अलावा बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो बार बार इन सवालों को उठा रहे हैं, अब वो भी मज़दूरों की बात करें ठीक से और इस बात को हम लोग राजनीति से ऊपर ले जाएँ। वो मज़दूरों से रिक्वेस्ट करें कि वो रुकें और साथ में सरकारों को मज़दूरों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है। उनको जब भी ज़रूरत होगी गांव चले जाएंगे, गांव जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। काम धंधा उनके लिए शुरू होने वाला है और 1-2 महीने में जो उनके काम धंधे की दिक्कतें हैं उस वक्त उनको सपोर्ट मिलेगा। ये 2-3 चीज़ों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाए तो हम कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें काफ़ी मजबूत स्थिति में फिर पहुँच सकते हैं। हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को मैं यहीं ख़त्म करूं, लेकिन इसके पहले मैं वाइंड अप करने के पहले फिर आपसे एक बात बता दूं कि मज़दूरों के साथ हमने आपसे कहा था कि मज़दूरों को हम राशन क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए थे। क्योंकि शहरी मज़दूरों के लिए, शहरी गरीब लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान हमारे पास मजबूत नहीं है, कल उन्हें बनाने पड़ेंगे। हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनको ठीक से लेके गंभीर नहीं थी, उन्होंने सवाल नहीं उठाया, मीडिया ने उनकी खबरें नहीं बनाई, वरना आज हमारी ये हालत नहीं होती। और मेरा मानना है कि मज़दूरों के पलायन के पीछे जहाँ एक तरफ ये आर्थिक दिक्कत है, रोटी का सवाल था, वहीं भय एक बड़ा इशू था। कोरोना के लेकर के मज़दूरों के मन में, जो काफ़ी मज़दूर अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ठीक से हम समझा नहीं पाए। यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी खामी रही है, उन्होंने कोई पहल नहीं किया और गहरे भय में लोग थे। तो भूख और भय दोनों ने एक साथ मज़दूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया और हम चाहते हैं कि दोनों के स्तर पर काम किया जाए। सरकारें मज़दूरों से बात करें, भूख के सवाल को हल करें, कल के लिए कुछ रास्ता तलाशें और मज़दूरों के मन में जो भय है उसको भी दूर करने के लिए मीडिया, सरकार, तमाम सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ हस्तक्षेप करें, उनसे बात करें। और दोस्तों, ये सिर्फ इसी आशावाद के साथ कि लोग करेंगे, कुछ बातें आगे बढ़ेंगी, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। अगले कड़ी में हम फिर कोई नई बात करेंगे। चलिए, नमस्कार।